बस भी कर दे अहमद, अब तो दिन की रोशनी फैल गई है। वो नूर पूरी रात अहमद की शिद्दत को सहकर अब थक चुकी थी। पूरी रात के जागे हुए थे, लेकिन अहमद था कि उसकी बेखुदी में जरा भी फर्क नहीं आ रहा था और शादी की रात थी, इसलिए झिझक के मारे वो उससे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की तवील रात गुजारने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी और वह बेतहाशा थकन से चूर हो चुकी थी। बलाक बेबसी से उसने हाथ जोड़कर अहमद की मिन्नत की थी, तब वह पीछे हटा था। आंखें उसकी भी नींद से चूर थीं, लेकिन नूर की खूबसूरती और हंसी चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब वो करवट बदलकर सो चुका था और नूर की आंखें भी नींद से बोझिल थीं। जैसे ही वह गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अहमद बेखबर सो रहा था, इसलिए नूर को ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा नहीं खोला था, बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में झूलती हुई पहुंची थी। कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटी, 9 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। उन्नूर का दिल चाहा कि रो दे। 7 बजे तो उसके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी, वह मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी। जब सासू माँ ने दरवाजा खटखटाया, उसने एक ही नजर अहमद पर डाली, जो बेखबर सोया हुआ था। लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसके साथ वह बेगम कहने लगी, बेटी, अहमद को उठाओ, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वह तो अहमद के पास जाने से भी कतर रही थी। रात भर जितनी शिद्दत से उसने दुखा, रात भर जितनी शिद्दत उसने दिखाई थी, दिल में कहीं न कहीं अहमद का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वह उसके पास जागने जाए और वह फिर से शुरू ही न हो जाए। कहता था, दिल नहीं भर रहा तुमसे, बस नहीं चल रहा, इस रात को मजीद तवील कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को सराब करता रहूं। उसकी बातों ने नूर को जाने से कतरने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फमीदा बेगम उसे बार बार कह रही थी। वह घबराते हुए कमरे में गई। वह अब भी गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे। वह अहमद के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी, कहने लगी, अहमद, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। खुमार आलूदा आंखें बमुश्किल ही अहमद ने खोली। जब नूर का निखरा निखरा रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरसारी छाई थी। उसे खींचकर खुद पर गिराया था और नूर सोफदत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बेसख्ती उसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कमबख्त के रिश्तेदार मुझे इसलिए जहर लगते हैं, मियां बीवी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। कहने लगी, प्लीज छोड़े मुझे को। लेकिन अहमद ने अपनी मानी फिर एक बार की थी, उसके बाद ही उसे छोड़ा था और खुद नहाने चला गया और वो जच होकर रह गई थी। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ, दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ और फिर सबको वजह भी बता देना। नूर का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। अब बहरहाल वह जा चुका था। नूर ने दोबारा से गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से ढा लिया ताकि किसी को शक न हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अहमद फिर उसे इशारा कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वह तंग आ चुकी थी, इसलिए फमीदा बेगम के साथ ही बैठी बातों में मशगूल रही। लेकिन अहमद बार बार अपनी निगाहों से उसे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। नूर का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से में आकर अहमद कमरे में चला गया। दरवाजा भी बड़े जोर से मारा था और फमीदा बेगम कहने लगी, उसे क्या हुआ है? कहने लगी, पता नहीं। बहरहाल वह कमरे में नहीं गई, बारात को वलीमा था। फिर वह पलर चली गई। बारात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वह कमाल लग रही थी, क़यामत ढा रही थी, और अहमद तो उस पर निगाहें हटाना भूल गया था। जब वह दोनों स्टेज पर बैठे तो अहमद ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वह बैठते ही उसके कान में सरगोशी करने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन नूर का सर चकरा रहा था। पूरी रात वह नहीं सो पाई थी।
फिर पूरा दिन भी फमीदा बेगम के साथ बैठी रही और अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी अहमद के साथ रत जगह काट दे। और रात को नूर की वालिदा बेगम ने फमीदा बेगम से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं, तो आज हम नूर को अपने साथ ले जाएंगे। और फमीदा बेगम ने तो कोई तराज नहीं किया, लेकिन अहमद के तो जैसे होश उड़ गए थे। वह कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फमीदा बेगम ने उसके कंधे पर एक थपकी लगाई, कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। पब वो कहने लगी, नूर को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। नूर भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करें। सर फट रहा था, लेकिन अहमद उसे जिन निगाहों से देख रहा था, नूर ने अपनी निगाहें बदल ली, क्योंकि वह निगाहों के इशारों से यही कह रहा था कि नूर खुद मना करके दे कि वह मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन नूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपने वालिदैन के साथ वह वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वह सोने के लिए लेटी थी, अहमद का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया, कहने लगा, यह क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का, ऐसा कौन करता है? कहने लगी, अहमद, यह रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। अहमद बहुत गुस्से में था। कहने लगी, अहमद, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अपने वालिदैन से क्या बहाना बनाऊंगी? वह कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया? वह कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वह कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसे ही लगो जैसे वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे जेवरात मैं खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहाग रात को उतारी थी। तुम होती कौन हो बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली? तुम मेरी हो नूर, मेरी इजाजत के बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। नूर का तो जैसे सांस सीने में थम सा गया था, क्योंकि वह बहुत गुस्से में कह रहा था। और नूर कहने लगी, प्लीज अभी नहीं, अहमद, मेरी बात को समझें, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम वलीमे पर लग रही थी। सूरह भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालिदा को मना करके दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नजर में मेरी यह अहमियत है? पता नहीं अहमद को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन बंद कर दिया और नूर सोच में पड़ गई थी कि क्या करें और क्या न करें। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी वालिदा को इत्मीनान में लिया। कहने लगी, वह अहमद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं अहमद के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी वालिदा ने ज्यादा तराज नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है। लेकिन नूर को यह मुनासिब नहीं लगा कि वह दोबारा से वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ बैक करके रख दिया। अहमद ने सिर्फ बाहर मेन गेट पर हॉर्न दिया और नूर से कहने लगा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नूर ने अपने वलीमे का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। वो नूर को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। बहरहाल उसने सामान पीछे रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का असर नहीं हुआ था तुम्हें? कहने लगी, अहमद, कुछ तो समझने की कोशिश किया कर। अम्मा क्या सोचती कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ? बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है। अब तो नूर की जान छूट गई। कहने लगा, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम लग रही थी। वह कहने लगी, ठीक है, हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात भी नहीं सोई अहमद, और सुबह से जाग रही हूँ, मेरा सर फट रहा है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। वह कहने लगा,
घर तो चलो, तुम्हें सुलाता हूँ। बड़ी मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। उसकी आंखों में शोखी नाच रही थी। नूर का दिल धड़का था। बहरहाल जब वह घर में आई, फमीदा बेगम सो चुकी थी। दपने कमरे में गई तो अहमद कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नूर ने दोबारा से वलीमे की मैक्सी पहनी, मेकअप किया, यहाँ तक कि जेवरात भी पहने। अभी सब कुछ पहनकर तैयार हुई थी। दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की तो अहमद उसके करीब आ गया। उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था और फिर से उसने नूर पर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वह थकन से चूर थी। रात 2 बजे वह रोने लगी, लेकिन अहमद था कि बस आने को तैयार ही नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई जुनून सवार है। कुछ नहीं सुन रहा था। सारी रात नूर की आंखों में गुजर गई। सुबह अहमद सो चुका था और वह बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होने लगी थी। दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोए हुए अहमद को उठाया, उसे हिलाने झुलाने लगी। अहमद गहरी नींद से जागा, लेकिन नूर को यूं तड़पता देखकर परेशान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, मेरे बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अहमद, प्लीज कुछ करो। अहमद ने देखा, वह पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी। वह खुद भी घबरा गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि नूर को हुआ क्या है। कहने लगा, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। उठ के बैठ गया, जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, अपने बालों को ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही फमीदा बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वह दर्द से तड़प रही थी और फमीदा बेगम खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। अहमद उसे कहने लगी, ऐसा करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। अहमद बाहर चला गया और फमीदा बेगम ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर ले आई। लेकिन जब हॉस्पिटल ले गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से फमीदा बेगम को डांटा था। कहने लगी, आपके बेटे ने क्या हाल किया है अपनी बीवी का, उसे जरा भी एहसास नहीं। वह कहने लगी, नूर के इंटरनल साइड पर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहें कि अपनी बीवी से दूर रहे। यह सुनकर फमीदा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई। जैसे ही नूर के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो अहमद खड़ा था। अपनी वालिदा से कहने लगा, क्या हुआ? लेकिन वह उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। कहने लगी, ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वह शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसलिए निगाहें चुराते लगा। और जैसे ही नूर गाड़ी में बैठी, आंखें बंद कर चुकी थी। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। अहमद ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, कहने लगी कि नूर के घर लेकर जाओ, उसके मायके। अहमद कहने लगा, क्यों? वह कहने लगी, यह वही रहेगी, 8 दिन अपने मायके रहेगी, आराम करेगी। वह कहने लगा, अम्मी, वह घर पर भी तो आराम कर सकती है। फमीदा बेगम कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। नूर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था और फमीदा बेगम नूर को उसके मायके छोड़ आई। उसकी वालिदा से कहने लगी कि वलीमे पर भी अहमद ने उसे रहने नहीं दिया, इसलिए 8 दिन नूर आपके पास रहेगी। उसकी वालिदा भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। नूर ने भी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि फहमीदा बेगम ने उसे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। अब मैं अहमद को समझाऊं, वह आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा। लेकिन नूर के दिल में तो जैसे अहमद की कुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अहमद ने कुछ नहीं कहा, बड़े जब्त से गुजारे। लेकिन 2 दिन बाद उसने नूर को फोन किया। नूर उस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है, तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया था जो मायके जाकर बैठ गई हो? कहने लगी, आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया? कहने लगा, यार, तुम मन की लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है, सबकी होती है। सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं, वो उनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, वाहवला न मचाया करो। तुमने पता नहीं लेडी डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। नूर,
मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे बिना 8 दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूं अकेला सो। नूर कहने लगी, अहमद, आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं? वह कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूं। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही। मुझे तुम चाहिए हो। नूर ने फोन बंद कर दिया। एक तो अपनी तकलीफ से 2-4 थी, 2 दिन बाद जाकर उसके दर्द को कुछ अफाका हुआ था। और अब अहमद उसी जहनी तौर पर परेशान कर रहा था और उसने सोच लिया था कि वह फोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी। लेकिन वह अहमद था। नूर ने कुछ दिन उसका फोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वह कुछ देर बाद फोन करेगी, अभी मशगूल है। 8 दिन गुजर चुके थे और अहमद का गुस्से से बुरा हाल था। फमीदा बेगम ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह नूर को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद फहमीदा ही उसे घर लेकर आई थी और अहमद का मूड सख्त रहा था। नूर को देखकर भी उसने अपना रुख बदल लिया, चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। उसे लगा था नूर कमरे में जल्दी आ जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही खाना खाकर नूर फारिग हुई और अहमद अपने कमरे में गया, फमीदा बेगम ने नूर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहने लगी, आंटी, मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं अहमद को बहुत कहती थी, लेकिन वह मेरी कुछ नहीं सुनता। और वह कहने लगी, मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है। आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में जरा देर से जाइए। कहने लगी, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। और कुछ देर वह फमीदा के कमरे में ही बैठी इधर उधर की बातें करती रही और अहमद टपक रहा गया। कब से उसका इंतजार कर रहा था और रात के 11 बजे नूर कमरे में आई थी और वह लैपटॉप पर बेफायदा वक्त गुजार रहा था। नूर को देखकर उसे बेतहाशा गुस्सा आया था और नूर जैसे ही अंदर आई, कहने लगा, दरवाजा बंद करके लॉक करो। बहुत गुस्से में था और नूर बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजा लॉक किया, धीरे धीरे चलते हुए बेड की दूसरी जानिब आ गई। बड़े गुस्से से अहमद ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे नजदीक मेरी क्या अहमियत है? तुम मुझे क्या समझती हो? कहने लगी, अहमद, मेरे नजदीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजर में भी मेरा एहसास होना चाहिए। मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूं। और वो कहने लगा, ये सब पट्टियां मुझे मत पढ़ा। अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूं। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम, और तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो। सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वह मोम की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया ठीक किया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया और नूर की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही कहीं गिराया था और खुद पर जब्त बांधकर वह खुद ही अहमद के पास गई। वो करवट दूसरी जानिब लेकर लेटा हुआ था, बहुत गुस्से में था। और नूर ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया, कहने लगा, पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे, जाके आराम करो। आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वह कहने लगी, अहमद, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा, तुम्हें फर्क पड़ता है? कहने लगी, फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मुंह मोड़कर लेट तो मुझे फर्क पड़ेगा ना, बस ये कहना था। अहमद ने उसकी तरफ अपना रुख बदल लिया, कहने लगा, पड़ता है तुम्हें फर्क? तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूं। कहने लगी, हाँ, मुझे नजर आ रहा है, मुंह फूला हुआ है, मुझे देख नहीं रहे हैं तो जाहिर है मुझसे नाराज हैं। कहने लगा, नाराज हूं तो मुझे राजी करो। उसकी आंखों की बार फत गिराए। XXX, तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? या दूसरी औरत के पास जाऊंगा? नूर, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूं। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने करोगी।
तुम्हारी इस किस्म की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती, और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर वह कुछ नहीं देखता। चलो आओ इधर, मुझे बनाओ, और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगा तो सुबह फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। को पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है कि वह ऐसी जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से जानता हूँ। शौहर से दूर रहने के नए से नए तरीके ढूंढ लिए हैं तुम लोगों ने। पता नहीं यह खूबसूरती, यह हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वह बात को किस तरफ ले गया था और वह बहुत परेशान हुई। लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को अहमद के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी अहमद ने उसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वह नींद से आंखें बंद करती तो उसके रुखसार को थपथपाने लगता, कहता सोने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो। उन नूर को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला उसका हमसफर बिल्कुल बेहिस है। औरत की तकलीफ से उसे कोई गरज नहीं है। बहरहाल अगर वह जरा भी हद जांच करती तो अहमद की शिद्दत बढ़ जाती थी, जिसे सहना नूर के बस की बात नहीं थी। इस जिद में आकर ना उसे सोने देता, ना खुद सोता था। उसके वालिद की अपनी फर्म थी और वह ऑफिस लेट ही जाता था, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, क्योंकि अपना काम था, उसे परवाह नहीं थी, इसलिए रात देर तक उसके साथ जागता रहता। अलबत्ता नूर 15 दिनों के अंदर अंदर ही कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे थे। लेकिन अहमद, उसकी शिद्दत में कमी आती ही नहीं थी। वो खुद वह खुशखोराक था, रोजाना रात को दूध पीकर सोता था, वह भी ड्राई फ्रूट वाला। हर तरह से अपना ख्याल रखता था। अलबत्ता नूर से कहता था, मुझे मोटी ख्वातीन बिल्कुल पसंद नहीं हैं, अपने आप को हमेशा ऐसे ही फिट रखना। और नूर ने अब शिकायत करनी छोड़ दी थी, खुद को हालात के हवाले कर दिया था और उसे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अहमद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब उसकी तबीयत नासाज होने लगी तो फहमीदा बेगम उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मुबारकबाद दी कि नूर हामिला है और साथ ही यह भी कहा कि शुरू के कुछ महीनों में तुम्हें एहतियात बरतनी पड़ेगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब न आए। फहमीदा बेगम कहने लगी, आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका शौहर इसके करीब आया तो इसका हमल जाया हो सकता है। इसका निजाम पहले ही बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेडी डॉक्टर ने तो उसे बिस्तर से उठने से भी मना किया था। यह खबर जब अहमद को पता चली तो वह भड़क उठा, कहने लगा, यह क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है, बच्चा कहाँ से हो गया। मैं तो अभी ऐसी किसी मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए और मैं कल ही तुम्हारा इबॉर्शन करवा दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर नूर की रंगत उड़ी थी और उसे तो लगा था कि औलाद की खुशी में अहमद यह एहतियात भी कर जाएगा। बच्चा तो हर इंसान को प्यारा होता है और जब ये पता चले कि वह बाप बनने वाला है, इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अहमद के ख्यालात सुनकर नूर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। कहने लगी, अहमद, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। वह कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ, वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। नूर कहने लगी, लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना है, डॉक्टर ने जो एहतियात बताई है मुझे वह भी करनी है। कहने लगा, तो ये किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लूंगा। वह कहने लगी, आपको क्या लगता है, जो आप चाहेंगे वह होगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर मेरा बच्चा जाया हो गया तो दोबारा माँ बनना मेरे लिए मुश्किल है। और खुदा के लिए अहमद, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वह कहने लगा, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारी ड्रामाबाजी जानता हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे दूर रहने के तुम बहाने तलाशती हो। जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज जाते हैं, बेजार बेजार सी नजर आती हो, मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ।
वह कहने लगी, और क्या करूं? 1 महीना हो गया हमारी शादी को, और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सोकर नहीं देखा। फिर भी आपको ये लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। कहने लगा, हाँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मैं अभी तक तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं। मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझसे वैसी ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसी मैं तुमसे करता हूं। यह बच्चा बच्चा, ये सब कुछ छोड़ो। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। नूर तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से घबराने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना समझ आने वाली अहमद को पता नहीं क्या हो जाता था। नूर उठकर कमरे से बाहर आ गई। सोच रही थी कि हर बात फमीदा बेगम से कह देगी। उसे कहेगी कि वह अपने बेटे को समझाए। वह नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डराए हुए थी, दूसरी तरफ अहमद की बातों ने उसकी जान निकाल कर रख दी थी। पता नहीं उसे कैसी सेटिस्फैक्शन चाहिए थी। उसका साथ देती तो थी, जितना दे सकती थी। हाँ, जानवरों वाला सुलूक नहीं कर सकती थी जो वह उसके साथ करता था। कभी कभी तो उसके होठों को अपनी अपनी दस्तरस में लेकर इतनी जोर से काटता कि उसके होठों से खून बहने लगता। वह पीछे धकेल देती, उसे कहती, आप क्या कर रहे हैं? तो कहता, यही तो मजा है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। तुम एकदम बोर लड़की हो जिसे वह मोहब्बत कहता था। नूर को वह हवस लगती थी, और ये सब वह नहीं कर पाती थी। अभी भी वह अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें, तो दूसरी तरफ अहमद की। वह चाहती थी कि वह मां बने, मगर अहमद का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस खारिज करके वह सर पकड़कर बैठी हुई थी। जब फमीदा बेगम उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, अरे बेटा, क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं है? लाओ, मैं दबा दूं। तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? तो कुछ ठंडा गर्म चाहिए तो बताओ, मैं लाकर देती हूं। फमीदा बेगम तो नूर को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अपनी सांस को देखकर वह गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं आंटी, मैं ठीक हूं। बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे। अभी भी उसके हाथ पांव ठंडे पड़े थे, और जो बात अहमद ने की थी उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। और वह खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन अहमद की बात में उसकी आंखों में आंसू ला चुके थे। अभी उसने अपनी सांस को बताने के लिए कुछ अपना मुंह खोला ही था कि वहां पर अहमद आ गया। अहमद को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वह अपनी जगह दबकी थी, फमीदा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। उसे यूं उछलकर पीछे होते देख फौरन उसे कंधे से पकड़ लिया। कहने लगी, अरे अरे बेटा, क्या हो गया? यूं तुम घबरा क्यों रही हो? इस हालत में जो डरना घबराना ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? नूर सीने पर हाथ रखे अपना सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जब फमीदा बेगम ने एक बार फिर घूर कर अपने बेटे को देखा और कहने लगी, क्या कहा है तुमने बहू को? बताओ, यह क्यों तुम्हें देखकर इतनी डरी रही है? जानते भी हो, ये तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। फमीदा बेगम ने मुस्कुराकर उससे बात की, लेकिन अहमद के चेहरे का तासुर वही का वही था, और न ही उसके माथे पर बल पड़े हुए कम हुए थे, और न ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कहा, अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल बाप बनने का, बस मुझे जिंदगी में फिलहाल सुकून चाहिए। और वैसे भी यह मेरी बीवी थी, यहाँ पर मेरे लिए लाई गई है। बच्चे इसने मेरे पैदा करने हैं, तो यह किसकी इजाजत से मां बन रही है? जब तक मैं नहीं चाहूंगा, इसे कोई हक नहीं पहुंचता मां बनने और बच्चों के अंबार खड़े करने का। यह बात अभी अहमद के मुंह से निकली थी कि फमीदा बेगम ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अहमद को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मारकर कहने की, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं? अरे, वह लड़कियां तो खुशनसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद इस दर्जे पर फाइज हो जाती हैं। वरना जानते भी हो, अपने खानदान में ही तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को सालों गुजर जाते हैं,
और औलाद की नेमत के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएंगी। फिर फहमीदा बेगम को कहाँ पता था कि वह जिस सुकून की तलाश में है वह उसे बच्चों से नहीं बल्कि नूर से ही चाहिए। एक गहरी सांस खारिज करके फहमीदा बेगम चुप हुई थी, लेकिन अहमद गुस्से से घूरकर उसे ही देख रहा था। कहने लगा, सारा की आधरा तुम्हारा है ना? शाबाश, हर एक चीज को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुम ही ने काबू कर लिया। मेरे खिलाफ सारा दिन यहाँ पर बैठकर उन्हें भड़का रहो। इतनी मोहब्बत तो शौहर अपनी बीवियों से करते हैं ना? अरे वह तो इसके कदम धोकर पीती हैं, और तुम यहाँ पर मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ करती जा रही हो। अहमद कमरे से बाहर जा चुका था और वह उसके पीछे गई थी और कहने लगी, अहमद, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज मेरी बात सुनो। 2 मिनट रुको तो सही। मगर अहमद गाड़ी में बैठकर बाहर जा चुका था और फहमीदा बेगम ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, दफा करो उसे, पता नहीं इसके दिमाग में क्या खुराफात चलती रहती हैं। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। वह एक बार फिर रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था, ना जाने रात के किस पहर जब अहमद वापस आएगा तो उसके साथ क्या सुलूक करेगा। और फहमीदा बेगम किसी तरह बस बहू के सामने अपने बेटे की तारीफें करना चाहती थी। कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, बस लाडला है ना मेरा, अकेला बेटा है। आज तक इसे हम सब से मोहब्बत ही बस मिली है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला ऐसी रद्द-ए-अमल दे रहा है। जब तुम माँ बन जाओगी और गोद में बच्चा लिए इसके सामने होगी तो फिर देखना, यह अपनी औलाद पर जान देगा। और फहमीदा बेगम नूर को अहमद के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वह फ्रेश हो चुकी थी। दिल में यह सोचने लगी कि क्या वाकई अहमद को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए। वह कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से अहमद के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज पर अहमद बैठा था और ना वह अपनी माँ की तरफ देख रहा था और ना ही अपनी बीवी की तरफ। फहमीदा बेगम ने तो उसे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ लगाने की माफी मांग ली थी, लेकिन नूर को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वह इसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद नूर खुद को खुश रख रही थी अपने बच्चे की खातिर। और रात को किचन समेटने के बाद उसने अपने और अहमद के लिए दूध गर्म करवाया और सोने से पहले फहमीदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वह गर्मा गर्म दूध ट्रे में रखे खुद ही कमरे में आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी की मदद से धकेलना चाहा तो वह लॉक था। नूर ने अहमद को आवाज दी कि अहमद, दरवाजा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूं। पहले तो वह कुछ ना बोला, फिर उसके बार बार कहने पर वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पीना। नूर ने मजाक हंसकर जाबूझ कर कहा कि अरे फहमीदा आंटी, आप देखिए ना, अहमद दरवाजा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि अहमद झट से अपने बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया और वहां पर फहमीदा बेगम मौजूद नहीं थी। लेकिन नूर ने जोरदार कहकहा लगाया था और वह कमरे में दाखिल हुई उससे पहले कि अहमद को कुछ कहती। अहमद ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झंझोड़कर गिरा चुका था और वह दर्द से बिलबिला उठी उससे पहले कि वह चिल्लाती। अहमद ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। और वह दर्द से जलन से चिल्लाती हुई खुद को छुड़वा रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन अहमद ने उसे धक्का मारकर कहने लगा कि दफा हो जाओ इस कमरे से। तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी बत्ती औरत बनना चाहती हो। तो जाओ, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मैं तुम्हारी कोई जग नहीं। इसमें अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म नहीं हुई थी कि वह अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और जाकर सामने रेलिंग से लगी पेट में दर्द की शदीद तकलीफ उभरने लगी। डर से वह चिल्लाई थी। फहमीदा बेगम, जो बस नींद में थी, बहू के चिल्लाने पर फौरन उठ बैठी। अहमद ने उसे बाजू से झंझोड़कर अंदर लाकर बेड पर पटका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के सामने एक भी लफ्ज निकला था और कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मर रही तुम, इतनी भी नाजुक मत बनो। उसे झिड़क रहा था।
जब फहमीदा बेगम कमरे में आई, कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? वह पेट पकड़े खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि अहमद को एक बार फिर वह किसी तरह की शिकायत का मौका ना दे। अहमद कहने लगा कि कुछ नहीं अम्मी, आप भी बलावजह उठकर आ गई। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। फमीदा बेगम ने जब नूर को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जब्त की इंतहा पर हो। उसके करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा, कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? बताओ मुझे, और तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास यहीं पर सो जाती हूँ। वह बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़ा अहमद हाथ के इशारे से उसे घूर कर कह रहा था कि खबरदार, जो तुमने हामी भरी तो। वह गहरी सांस खारिज करके कांपती हुई आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। बलावजा उठकर आ गई। ये तो बस ऐसे ही चक्कर से आ गए थे और दूध का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया। अभी अहमद मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने यह अल्फाज कहे तो फहमीदा बेगम भी वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले अपनी निगरानी में अहमद से उसके हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही वह कमरे से गई तो उसने अपने जब्त का दामन छोड़ दिया। आंखों में आंसुओं को रोक ना सकी, कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अहमद, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूं। क्या आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? एक तरफ आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं दूसरी जानिब आपका यह रवैया और ये मोहब्बत तो नहीं कहलाती, ये तो हवसपरस्ती कहलाती है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हुस्न से मोहब्बत करते हैं, मेरे खदोखाल से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा आपको मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। अहमद ने जब ये सुना तो अगले ही पल अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगा, अब बस भी करो, क्या फिलॉसफी लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफी नहीं है? अभी से यह रोना धोना मचा दिया है तुमने, इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं जल गया हाथ तुम्हारा? यह कहकर वह उसके करीब बैठ चुका था और अगली बार उसने उसके जले हुए पेट पर भी दवा लगाना शुरू कर दी, जो हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। वह आंखें मूंदे लेटी हुई थी, अभी भी दर्द की टीस उसे पेट में उठती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज कट रहा हो। वह बार बार कह रही थी कि अहमद, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बार बार उसके मुंह से यह सब कुछ सुनकर उसने दराज से एक पेन किलर निकालकर उसे खाने को दी। वह मना भी करती रही कि नहीं अहमद, ऐसी हालत में इस तरह की दवाई नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन अहमद जबरदस्ती उसे मुंह में दवा देकर पानी पिला चुका था। कहने लगा, बलावजह ही डॉक्टर ने तमाशा बना रखा है, खुद बैग भरकर जो दवा देते हैं वह उनको दिखाई नहीं देती। घर से कोई दवा ले तो वह ये है, वह है, और पता नहीं क्या क्या है। दवा का असर फौरन हुआ था और कुछ देर बाद ही दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। अहमद उसके करीब लेट चुका था। कहने लगा, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी? बीवी हो तुम मेरी। और ये क्या प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़ रखे थे तुमने? यह मेरी मोहब्बत ही है ना, जो मैं तुम्हें सोने नहीं देता, रात रात भर जगाए रखता हूँ और तुम पर अपनी शिद्दत लुटाता हूँ। बताओ भला, अगर मुझे तुम में कोई दिलचस्पी ना होती, तुमसे मोहब्बत ना होती, तो क्या मैं यूं तुम्हें रात रात भर जगा कर रखता? मैं तो तुम्हें मुंह तक ना लगाता। क्या तुम वो शौहर नहीं देखे जो बीवी के करीब आते ही उससे उलझन महसूस करते हैं? उनसे आने वाली लहसुन प्याज की बदबू उनको करीब भी नहीं फटकने देती और वह दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। यह सुनकर नूर का दिल सहम चुका था। वह उसकी हवसपरस्ती को ही मोहब्बत समझकर खामोश हो चुकी थी। जब बातों ही बातों में वह एक बार फिर उसके करीब आने लगा और वह अपना आप उसे सौंपकर प्यार से कहने लगी, एक आखिरी बार उसने कहा था, प्लीज अहमद, ऐसी मत करें, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था।
मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। लेकिन अहमद उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहने लगा, प्लीज जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आकर मुझे अपनी सारी तिश्नगी मिटाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूं। सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए वह जितनी भी तकलीफ हुई थी, उसने एक बार फिर अपना आप इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद वह अपना आप इसे सौंप चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अहमद तो बस करने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगता हुआ लहजा में उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी। वह कहने लगी, प्लीज प्लीज बस कर दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन अहमद उससे चंद लहू की मोहलत मांगता। एक बार फिर उसमें खो चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह दुनिया से बेगाना, अपनी आंखें मीच चुकी थी। उस पर बेहोशी तारी होने लगी और वह मुसलसल उसके मुंह पर उंगलियां फेरते उसे कह रहा था, नहीं नहीं, आंखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो ना, यहां मेरा साथ दो, इधर देखो। अभी वह उसे यही बोल रहा था, लेकिन वह तो जैसे हर एक चीज से बेगाना हो चुकी थी। अहमद को उस पर गुस्सा आ गया। अगले पल उसने उसके साथ ऐसी सख्ती बढ़ती कि नूर शिगाफ चीख उसके हलक से निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही लबों पर आ चुकी हो। नफरत, हिकारत क्या होती है, उस वक्त उसे अपने शौहर से महसूस हो रही थी, जब उसके मुंह पर हाथ रखकर वह कह रहा था, चुप, खबरदार, मजीद कोई आवाज अपने हलक से मत निकालना। वह दर्द से दोहरी हो चुकी थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। फहमीदा दरवाज धड़ाधड़ दस्तक दे रही थी। जब अहमद ने उसे सख्ती से तंबीह की कि माँ को कुछ मत बताना, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो नूर दर्द के मारे उठकर अपनी सांस के गले लगना चाहती थी, लेकिन झट से गिर गई। उसे यूं गिरा देखकर फमीदा बेगम फौरन आगे बढ़ी, जिस हालत में वह उस वक्त थी। फमीदा बेगम बहुत कुछ समझ चुकी थी। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस लड़के को ऐसी कौन सी गैरत दिलाए कि उसे अक्ल आ जाए। फौरन नूर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने नूर की हालत देखी तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, इसकी शादी किसी हैवान से करवाई गई है या शैतान से, क्योंकि वह हैवान जैसे शैतान तो हो सकता है, अगर इंसान नहीं। इंसान यूं नहीं करते। यह लड़की की हालत देखिए, अभी से 1 हफ्ता नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी शादी एक जिस्म के पुजारी से करवा दी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ औरत एक गोश्त का टुकड़ा है, जिसे जब इसका मन चाहेगा वह अपने मुंह में चबाए और जब दिल चाहेगा थूक कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात पर फहमीदा बेगम के आंसू आ चुके थे, क्योंकि आसपास बैठी और औरतें तक भी डॉक्टर की यह बात पहुंच गई थी। फमीदा बेगम की अपने इलाके में बहुत इज्जत थी। खानदान, पड़ोस की औरतें उन्हें इज्जत की निगाह से देखती थी। यह औरत भी उन्हें अच्छे से जानती थी और सब एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर का कहना था, आपकी बहू का बच्चा जाया हो चुका है, मुबारक हो आपको। आपको तो इस खुशी के मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। बताइए, कॉल करके अपने बेटे को। आज से पहले वह किसी के साथ जो पर्सनल नहीं हुई थी, मगर आखिर को वह भी एक इंसान थी। कितना बर्दाश्त करती। जो जुल्म इस बच्ची पर किया जा रहा था, मजीद उससे बर्दाश्त ना करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह फमीदा बेगम की ही उम्र की एक औरत थी और इस तरह के मामलात की पेचीदगियां अच्छे से समझ सकती थी। और वहीं जब नूर को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी तबीयत काफी खराब थी और ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। और नूर की माँ भी वहीं पर आ गई। सास ने उसके सामने हाथ जोड़े थे कि अपनी माँ को मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वह अपने दिल ही दिल में यह सोचकर बेचैन हो रही थी कि क्या करें। माँ को भी कुछ ना पता। जैसे ही उसने अपनी माँ को अपने सामने देखा तो गले लगकर रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। फमीदा बेगम उनके सामने अपने हाथ दिखाकर कहने लगी, गुजरता रात किस तरह दरिंदगी का मुजाहिरा अहमद ने इसके साथ किया, उसने वह हकीकत बताई थी। दोनों ही औरतों को इस पर शदीद गुस्सा आ चुका था। बे ने तो घर जाकर अहमद को गरेबान से पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, और जब तू छोटा सा था
मैंने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में रखा। कौन करता है ऐसी जैसी हरकत तूने की है? लेकिन वह फौरन खुद को बरियल जिम्मा करते हुए कहने लगा कि अम्मी झूठ बोल रही है। वह आपको देखकर वह खुद बैट से गिरी थी और वह खुद ही नहीं चाहती कि मां बने, जानबूझकर ही तमाशे लगा रही है। फिर फमीदा बेगम उसके सीने पर मुक्के मारकर कहने लगी कि झूठ बोलता है तू बरे, मेरे सामने 24 घंटे रहती है वह लड़की, मैं उसकी आदत को अच्छे से जान चुकी हूँ। सारा कियाधरा तेरा ही है, तू ही ऐसा बदब निकला है जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा, अपनी माँ को जलील करवा कर दोबारा कभी बाप नहीं बन सकेगा तू। जिसकी कदर उसकी माँ उसके सामने रोई थी, उसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हो ही चुकी थी, और वही नूर की माँ उसे अपने घर ले गई। नूर को संभलने में वक्त लगा था। 1 महीने तक वह अपने मायके में ही रही। इस दौरान एक बार भी उसने अहमद से कॉल नहीं की थी। फमीदा बेगम ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, वह कब आता है, वह कब जाता है। उन्हें कुछ इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर को एक माँ थी अपने बेटे के बिखरे बाल, बढ़ी हुई शेव, और उसे चुप चुप देखकर उन्हें उस पर तरस भी आने लगा था। और वहीं अहमद रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा, कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ, जानती हैं मुझे किस बात ने सुधारा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया और अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने खत्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वह मुझे अपने ताज़ा सूरत के बारे में बता रहा था और मैं उसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, अब बताए ना मैं क्या करूं। मैंने इतना गलत किया नूर के साथ, मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। अम्मी, वह अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। फमीदा बेगम ने भी उसे गले से लगा लिया। अगले रोज ही दोनों माँ बेटा नूर को लेने के लिए उसके घर पहुंच चुके थे। नूर तो गुमसुम से एक तरफ बैठी थी, उसे तो अहमद से खौफ आने लगा था। फमीदा बेगम ने उसे यकीन दिलाया कि बेटा, अहमद सचमुच बदल चुका है, इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। और नूर खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसका तो यही मानना था कि वह कभी भी वापस इसके साथ नहीं जाएगी। नूर की माँ भी उसके पीछे आई, वहीं गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने ही वाली थी जब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। ये बात ज़हन में रखना कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालदैन और बाकी के बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे फिर भी औरत के वजूद पर कलंक तो लग ही जाता है, लेकिन अगर औरत खुद मुंह से खुला की डिमांड करे तो जानती होना, ऐसी औरतों को ये मुआशरा सुकून से जीने नहीं देता। यह सुनकर नूर सर झुका चुकी थी, चाहती तो वह यही थी, वह इस शख्स से खुला की डिमांड कर ले। इस शख्स ने आखिर इसके बदन में छोड़ा ही क्या था। सारे खसारे तो नूर के हिस्से में आए थे। जिस तरह उसने शौहर को लेकर अपने इस हन में ख्यालात बना रखे थे, वैसा कुछ भी अहमद में नहीं था। उसे तो नूर से मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिरी बार उसने अपने शौहर को मौका देने का सोचा और सिर्फ अपनी सास की वजह से वह अहमद के साथ वापस उस घर में आई थी। उसे लगा था अहमद एक बार फिर उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो उससे पहले भी करता था। कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोचकर बैठी थी कि आज अगर अहमद ने उसके साथ इस तरह का कुछ भी किया तो वह इसके शौहर होने का जरा भी लिहाज नहीं करेगी। और वह अंदर से भरी पड़ी थी। लेकिन अहमद कमरे में आया, उसे यूं बैठा देखकर उसके पास बैठ गया और नूर का हाथ अपने हाथ में थामकर उस पर अपने लब रख दिए। फिर कहने लगा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पछतावा है। तुम कहती थी ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे अब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत महसूस हो रही है। तुम जब मुझे छोड़कर गई थी
तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नूर को अपने कानों पर यकीन ना आया कि यह सब कुछ अहमद बोल रहा है। अहमद कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जा, हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। और नूर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर अहमद के इसरार पर वह तैयार हो चुकी थी। पहले तो नूर को लगा ये सिर्फ एक दिन के लिए उसे बहलाने के लिए कर रहा है, मगर इसके बाद तो यह रोज का मामूल बन चुका था और वह अक्सर नूर के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता, उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता। और नूर भी जैसे इस पर तवक्कुल सा करने लगी थी। एक आखिरी मौका अहमद को देने के लिए उसके साथ अपना रवैया बेहतर करने लगी थी। बस दौरान एक बार भी अहमद ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, मगर रात को कभी सोए हुए भी उस पर अपना हाथ रख देता तो वह फौरन होश में आते ही उससे दूर हो जाता। अहमद ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, उसने बदल कर दिखाया भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फितरत एक बार फिर वहीं पर आकर अटकने लगी। बार बार उसका ज़मीर उसे उकसाने लगा कि वह एक बार फिर कुछ ऐसा करें जिससे वह नूर से तस्कीन हासिल कर सके। इसके लिए अपने आप को सुधारना और मजीद यह मुनाफिकत का लिबास ओढ़ना आसान नहीं था। वहीं इसके दिल में औलाद की ख्वाहिश भी पनपने लगी थी, क्योंकि अपने हमउम्र कज़न और दोस्तों को जब अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर वह हसद करने लगा था। उस रोज जब वह घर आया तो नूर का हाथ पकड़कर कहने लगा, नूर, मुझे लगता है तुम अब कदर बेहतर हो चुकी हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनो। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। यह सुनकर नूर के चेहरे के तासुरात बदल गए। वह कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। मैं अब आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल का सामान बनकर रह चुकी हूं, मुझसे मां बनने की उम्मीद मत रखिए। ये सुनकर अहमद का चेहरा उतर चुका था। कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे औलाद चाहिए तो बस चाहिए, तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो। वह भी बेटा। और नूर को उस वक्त इसकी ज़हनी हालत पर छिपा हुआ था कैसा शख्स था। कभी औलाद की खातिर उसे अजियत से दो चार कर रहा था और कभी उसे हर हाल में औलाद मांग रहा था। इसे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर उस डॉक्टर का यही कहना था कि यह दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। अहमद के ज़हन पर यह बातें इस कदर ज्यादा असरअंदाज हुई थीं कि कुछ रोज तो वह खामोश रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका रवैया नूर के साथ बदलना शुरू हो गया। बात बात पर उससे लड़ता झगड़ता, उसे बाज होने के ताने देता, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने लगा था। फमीदा बेगम तो दिन ब दिन घर के शोर शराबे से डिप्रेशन से बिस्तर पर जाकर लग गई थी। हर वक्त मुलाजिम उनका ख्याल रखती, कभी कभार कमरे से बाहर निकलती, वरना कमरे में ही रहती। एक रोज अहमद ने घर आकर यह खबर सुनाई कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे तुम जैसी बंजर जमीन के साथ नहीं रहना। और नूर का तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगा, ज़बान बंद रखो अपनी, तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत तक पहुंची हूं, वरना मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम जैसा मर्द जिसकी खातिर मैंने अपना आप गवा दिया, आज मुझे ऐसी कह रहा है। अहमद ने गुस्से में आकर उसी वक्त उसे तलाक दे दी। कहने लगा, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और मैं दूसरी शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत, वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। और जैसे ही फमीदा बेगम ने घर में घूमते यह अल्फाज सुने, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और नूर तो परेशान रोती हुई वापस अपने माँ बाप के पास जा पहुंची थी। और वहीं फमीदा बेगम की मौत की खबर अहमद पर बिजली बनकर गिरी। अपनी मां के मरने के बाद उसने अपने दोस्त की मदद से एक लड़की का रिश्ता ढूंढा जो कि पढ़ी लिखी और मॉडल थी। बलाशुबहा वह नूर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। 3 महीने बाद ही उसने उस लड़की से शादी कर ली, उसे बीवी बनाकर उसको घर में ले आया। इसके साथ भी वही सब कुछ होने लगा जो नूर के साथ किया करता था, मगर वह लड़की बहुत शातिर और चालाक किस्म की थी। बहाने से उसने अहमद का घर और जायदाद धीरे धीरे अपने नाम करवा दी और शादी के 4 महीने बाद ही वह प्रेग्नेंट हुई तो अहमद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा,
तुम मुझे वारिस ही पैदा करके देना। और मगर ठीक 5 महीने बाद जब वह उसे चेकअप करवाने के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने ये बताया कि यह जुड़वा बेटियों की मां बनने वाली है। बेटियों को सुनकर तो अहमद आग बबूला हो चुका था। घर लाकर बेल्ट से मुझको मारने लगा, कहने लगा, तुझे मैंने कहा था मुझे बेटा पैदा करके देना, यह बेटियां कहाँ से आ गईं? जबरदस्ती वह उसे दवा खिला रहा था और वह खाने से इनकार कर रही थी, लेकिन वह उसे दवा खिलाकर इसका अब जाया करवा चुका था। पहले तो इस तकलीफ की वजह से वह रोती रही, लेकिन दिल में अहमद की मोहब्बत हिकारत में बदली तो वह भी उससे बदला लेने का सोच चुकी थी। तब भी वह हर रात उस पर यूं ही टूट पड़ता, इसका भी वही हाल करता जो नूर का किया करता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब रहने लगी। बक्सर अहमद घर आता तो आते ही सो जाया करता और कहता, मेरा आज तुम्हारे पास आने का मन नहीं है। वह हर रोज कोशिश करता कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करे, लेकिन यह ख्वाहिश इसके अंदर से मटती चली जा रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, जबकि बहुत खूबसूरत और पहले से ज्यादा पुरकशिश हो चुकी थी। अपनी हालत देखकर वह अक्सर चीखता चिल्लाता, और वह तो भरपूर मॉडल था, और सिर्फ चंद महीनों में इसकी हालत नामर्दों जैसी क्यों हो चुकी थी। उस रोज वह व्हीलचेयर पर बैठा सोच रहा था। एक हफ्ता पहले ही ऑफिस से वापस आते हुए वह एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी टांगे तोड़वा चुका था। बॉम ने इसके करीब फर्श पर बैठकर अपने हाथ इसके सीने पर रखे और कॉलर के बटन बंद करते हुए कहने की, बहुत शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात ये सब कुछ करने का, बस जो जुल्म तुमने मुझ पर किया और अपनी साबिका बीवी पर किया उसी की सजा है यह। मैंने तुम्हें यह कदम तो नूर को उठाना चाहिए था, मगर शायद उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और जो तुम्हें बर्दाश्त करती रही 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मासूम जानों को अपने हाथों से मारने की तुम्हें यही सजा दूंगी। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में रहकर तुम्हें नामर्द पकारूंगी, न पहनाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे हैवान सिफत मर्द उसी काबिल होते हैं। यह कहकर अपने बाजू पर बैग लटकाए बाहर निकल आई थी, जबकि अहमद चिल्लाता हुआ व्हीलचेयर से गिर चुका था। इसके लिए यह बात नाकाबिल-ए-कबूल थी। वह यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और मगर यही इसके साथ होना चाहिए था। इसने औरत को सिर्फ अपनी तस्कीन का सामान समझ लिया था, और जैसे ही नूर की इद्दत पूरी हुई तो इसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। नूर का एक कजन अरबाज, जो कि दुबई में ही तालीम हासिल करने के बाद बिजनेसमैन बन चुका था, जब से जवानी में कदम रखा तब से ही नूर पर फिदा हो चुका था। लेकिन अचानक नूर की होने वाली शादी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन जब उसे नूर की तलाक की खबर मिली थी तो वह पाकिस्तान आकर अपनी मां और बड़ी बहन को रिश्ते के लिए भेज चुका था। और नूर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब नूर की खाला बार बार वास्ते देने लगी तो उसने खुद अरबाज से मिलने का कहा। अरबाज के लिए तो आज भी वह बिल्कुल वैसी ही थी। उसने अरबाज को मिलकर ढके छुपे अल्फाजों में सारी सच्चाई बता दी, और यह भी कि वह कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन इसके बावजूद अरबाज ने उसे अपना चुका था, और सिर्फ अपनी मां की खातिर उसने ये शादी की थी। वो उसे लगा जैसे बाकी मर्द भी वैसे ही होंगे जैसे अहमद था। और लेकिन जिस कदर इज्जत, मोहब्बत, अपनायत अरबाज ने उसे दी थी, वह तो जैसे इसकी मोहब्बत से सरशार होकर रह गई थी। और शादी के 8 महीने बाद अचानक नूर की तबीयत खराब होने लगी और अरबाज फौरन ऑफिस से घर आया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर का कहना था वह मां बनने वाली है। नूर हैरान थी, बापता मुमकिन कैसे था? अच्छा, कुछ नहीं। डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो डॉक्टर का ये कहना था कि बाज औकात कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं, इसके बाद हम डॉक्टर्स भी गलत पेशिनगोई कर देते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से सलाहियत से महरूम नहीं हुई थी। बस यही वजह है कि आज ये खुशखबरी आपके सामने है। नूर ने मुस्कुराते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। अरबाज का हाथ पकड़े हॉस्पिटल से बाहर निकल आई।